हेलो बच्चों, मेरा नाम है फैजल और आज की क्लास के अंदर नेशनल इनकम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करवाने वाला हूं, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले नेशनल इनकम के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूं, एक इनकम मेथड के ऊपर बना चुका हूं और एक बेसिक क्लासेस के ऊपर बना चुका हूं। तो आज की क्लास का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा नेशनल इनकम का और बच्चों को बहुत ही ज्यादा टफ लगता है, उसको बिल्कुल ईजी बनाने वाला हूं। यानी कि आज की क्लास के अंदर एक्सपेंडिचर मेथड का पूरा कंसेप्ट और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको करवाने वाला हूं। तो ध्यान से बिना स्किप करे हुए वीडियो को पूरा देखते रहिए। आपको पूरा एक्सपेंडिचर मेथड आज मैं आपको टिप्स के ऊपर समझा दूंगा। तो आइए जरा हम समझते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। बच्चों, सबसे पहले हमारे को यह समझना होगा कि एक्सपेंडिचर मेथड को हम एक्सपेंडिचर मेथड की सहायता से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। आपको यह समझना होगा कि हमारे देश के अंदर बच्चों जितना भी लोग खर्चा करते हैं, उन खर्चों को जोड़कर भी देश की नेशनल इनकम को निकाला जा सकता है। जैसा हमने इसके अपोजिट बताया था इनकम मेथड के अंदर। इनकम मेथड में लोग जितना भी पैसा कमाते हैं, उन सारे पैसों को जोड़कर हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। इसी के अपोजिट एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम जितना भी पैसा खर्चा किया जाता है हमारे देश के अंदर, उन सबको जोड़कर हम अपने देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे को यह समझना होगा कि हमारे देश के अंदर बच्चों कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पैसा खर्चा करते हैं। कुल मिलाकर हमारे देश के अंदर ऐसे 4 लोग हैं, यानी कि 4 सेक्टर हैं जो हमारे देश के अंदर पैसा खर्चा करते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया हमारे देश के अंदर जितना भी पैसा खर्चा किया जाता है वो 4 सेक्टर के द्वारा किया जाता है। वो 4 सेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरे नंबर पे हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, तीसरे नंबर पे है प्रोड्यूसर सेक्टर और चौथे नंबर पे है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। एक एक करके सारे सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा और वो कैसे कैसे खर्चा करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने ये पूरा चार्ट समझ लिया तो एग्जाम के अंदर जो आपका क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो छूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आइए जरा हम सबसे पहले इसका फर्स्ट कंपोनेंट समझते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर। ये हाउस होल्ड सेक्टर कौन होते हैं? जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, यानी कि जो फैमिलीज होती हैं। आपको पता है फैमिलीज डेली बेसिस पे बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज परचेज करती है, खाने पीने की चीजें परचेज करती है, कपड़े परचेज करती है, फर्नीचर परचेज करती है, बहुत सारी चीजें परचेज करती है। इसे हम लोग क्या कह देते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर। यानी कि हमारी फैमिली, आपकी फैमिली किस में आ जाती है? हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आती है। तो हाउस होल्ड सेक्टर जितना भी पैसा खर्चा करता है उसको हम सिंपल बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के द्वारा किया गया खर्चा होता है। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PFC। वैसे तो मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में 99% चांस है कि आपको यही वाला नाम मिल जाएगा, आपको सीधा नाम मिल जाएगा, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन 1% में मान के चलता हूं कि आपका एग्जामिनर फिर भी आपके क्वेश्चन को घुमा देता है। तो अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं मिलता तो इसको निकालने के लिए आपको 4 चीजें बच्चों फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। वो 4 चीजें कौन कौन सी है आइए जरा समझते हैं। परचेज ऑफ ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। यानी कि जो फैमिलीज होती हैं वो 3 तरीके के गुड्स खरीदती हैं। कितने तरीके के गुड्स खरीदती हैं? 3। एक होता है हमारा ड्यूरेबल गुड्स। ये ड्यूरेबल गुड्स कौन कौन से होते हैं? जिसे हम हिंदी में कहते हैं टिकाऊ वस्तुएं, जैसे कि फर्नीचर खरीदना, जैसे कि AC खरीदना, जैसे कि फैन खरीदना, ये सारे क्या है? ड्यूरेबल गुड्स है। फ्रिज खरीदना, AC खरीदना। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि क्लॉथ हो गया, जैसे कि शूज हो गए, ये सारे किस में आते हैं? सेमी ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि खाने पीने की वेजिटेबल हो गए, हमारा फूड्स हो गया, मिल्क हो गया, ये सारा किस में आता है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आता है। तो इसको हम जोड़ लेंगे। अगले नंबर पे इसी तरीके से हम बहुत सारी सर्विसेज पे भी खर्चा करते हैं, उसको भी हम जोड़ लेंगे। इसके बाद दूसरा इसका कंपोनेंट है वेजेस एंड सैलरी रिसीव इन काइंड। इसका मतलब क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एम्प्लॉयर होता है, यानी जो फैमिली मेंबर होते हैं, जहां भी काम करते हैं, जो उनके एम्प्लॉयर होते हैं, वो उनको कई बार इन काइंड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मान के चलता हूं कि भाई आपके फादर किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको रहने के लिए मकान आपका अपना नहीं है, आप रेंट पे रह रहे हो, तो आप बताइए सामने वाले को किराया पे करेंगे कि नहीं पे करेंगे? यानी रेंट पे करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल रेंट पे करेंगे। लेकिन आपके पापा का जो एम्प्लॉयर है बड़ा ही दयालु है, उसने बोला एक मकान मेरा है, ये लो, इस मकान के अंदर तुम रहना शुरू करो। अब बताइए आपका रेंट बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? आपका खर्चा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर जब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? उस खर्चे को भी यहां पर जोड़ लेते हैं। यानी एम्प्लॉयर से मिलने वाला कोई भी
सैलरी या सर्विसेज जो इन काइंड रिसीव हो रही है वो भी इसके अंदर हम जोड़ लेते हैं। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात, गिफ्ट रिसीव इन काइंड। शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं तो क्या होता है, हम किसी को गिफ्ट देते हैं, सामने वाला भी हमें गिफ्ट देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने किसी को गिफ्ट दिया 10,000 रुपए का, सामने वाले ने हमें गिफ्ट दिया 12,000 रुपए का। 2,000 रुपए का गिफ्ट मेरे को ज्यादा मिल गया कि नहीं मिल गया? सोचो कि अगर वो गिफ्ट मेरे को नहीं मिलता तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो सामान में मार्केट से खरीदता तो मेरा क्या हो जाता, खर्चा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो नेट गिफ्ट मिला है उसको भी जोड़ लो। इसी तरीके से होता है अगला इंप्यूटेड रेंट और इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इंप्यूटेड रेंट का मतलब ध्यान से समझेंगे, अगर हम किराए पे रहते हैं तो क्या पे करते हैं, किराया पे करते हैं, यानी हमारा क्या हो जाता है, खर्चा। लेकिन सपोज अगर हमारा मकान खुद का है तो आप बताइए क्या हमारा खर्चा होगा? नहीं, खर्चा किसको जाएगा, खुद को। तो इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर इंप्यूटेड रेंट का खर्चा भी जोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, मान के चलो आपकी जनरल स्टोर की दुकान है खुद की, तो अब बताइए घर में 10 किलो चावल की जरूरत है, तो वो चावल मार्केट से खरीदने की जगह आप क्या करोगे, अपनी खुद की दुकान से ले लोगे। सोचो अगर खुद की दुकान ना होती तो बाहर से खरीदना पड़ता या नहीं खरीदना पड़ता। इसे हम लोग क्या कह देते हैं, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक के बाद समरी बता देता हूं, मैंने क्या बोला। मैंने बोला एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपको ये मिल जाता है, यानी हाउस होल्ड सेक्टर जितना भी खर्चा करता है उसे कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर ये नहीं मिलता, 1% ये नहीं मिलता, तो हम इन चार चीजों को जोड़ लेते हैं और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं। तो आपको पहला कंपोनेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको दूसरा कंपोनेंट समझाता हूं। दूसरा कंपोनेंट है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का। ये गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, आपको पता होगा कि हमारे देश की स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके अंडर बहुत सारे स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, हॉस्पिटल्स चलते हैं, उनके अंडर जो है बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो है गवर्नमेंट की चलती हैं। अब उनके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, उनकी सैलरी पे की जाती है, वहां पे डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजें खरीदी बेची जाती है। यानी इन सारी चीजों को जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी खर्चा किया जाता है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं GFCE। अगर आपको एग्जाम के अंदर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर साफ साफ नहीं मिलता तो हम यहां पर इन तीन चीजों की मदद लेते हैं। वैसे तो चांसेस है कि आपको ये साफ साफ मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं आइए जरा समझते हैं। गवर्नमेंट ने जो भी परचेज करा है गुड्स और सर्विसेज, किससे, डोमेस्टिक मार्केट से, उसको हम जोड़ लेंगे। यानी अपनी घरेलू बाजार से गवर्नमेंट ने जितनी वस्तु और सेवाएं यानी गुड्स और सर्विसेज को खरीदा है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जितना भी कंपनसेशन पे करा है, गवर्नमेंट के अपने बैंक है, स्कूल है, कॉलेजेस है, उनमें बहुत सारे लोग काम करते हैं तो गवर्नमेंट उनको क्या पे करती है, सैलरी। उन सारी सैलरी को, सारे खर्चों को जोड़ लो और इसमें से क्या माइनस कर देना है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी गुड्स या सर्विसेज बेचा है तो उसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आपका ये डायरेक्ट नहीं गिवन तो हम इन तीन चीजों को जोड़कर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको दो कंपोनेंट मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया। अब ध्यान से तीसरा कंपोनेंट समझना, क्योंकि ये जो तीसरा कंपोनेंट है यही सबसे ज्यादा हमारे को एग्जाम के अंदर घुमाता है। ये भी डायरेक्ट मिल जाता है, ये भी डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि ये हमारे को डायरेक्ट मिलेगा। तो इसको ध्यान से समझना। अगले नंबर पे है प्रोड्यूसर सेक्टर। सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये प्रोड्यूसर सेक्टर होता कौन है। हमारे देश के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी कंपनी हैं, जितनी भी कारखाने हैं, जितने भी शॉप हैं, जितने भी मॉल हैं, ये सारे जो अपना बिजनेस चलाते हैं उन सबको कंबाइंड करके हम बोल देते हैं भैया ये कौन हो गया, प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी प्रोड्यूसर सेक्टर कौन होते हैं। बच्चों, प्रोड्यूसर सेक्टर यानी फर्में, कंपनियां, फैक्ट्रियां, ये सारे भी क्या करते हैं, बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं। तो ये जितना भी खर्चा करते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है GDCF। अगर आपको GDCF डायरेक्ट मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो हम दो चीजों का ऐड करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। अब ये दो कंपोनेंट क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो, हमारे बिजनेस के अंदर बच्चों जितना भी पैसा खर्चा होता है वो दो नेचर का होता है। जब हम पैसा खर्चा करते हैं तो हो सकता है उसका बेनिफिट कई सालों तक मिले। मान के चलो मेरी अपनी शॉप है, मैंने उस शॉप के अंदर जो बिल्डिंग खरीदी है उस बिल्डिंग का फायदा तो मुझे जब तक मेरी शॉप रहेगी तब तक मिलता रहेगा।
पड़ेगा, तो वो जो मैंने बिल्डिंग खरीदते टाइम जो खर्चा करा उसे कहूंगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। जो मेरी शॉप है वो गारमेंट्स की यानी कपड़ों की शॉप है, तो अब बताइए मैं क्या करूंगा, कपड़े खरीद के लाऊंगा तभी तो बेचूंगा, यानी जो मैं कपड़ों के ऊपर खर्च करूंगा उसको मैं किस में रख दूंगा, चेंज इन स्टॉक के अंदर रख दूंगा। यानी कि बिजनेस के अंदर दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक खर्चा फिक्स और एक खर्चा डेली बेसिस पे होता है। जो डेली बेसिस पे होता है उसे हम चेंज इन स्टॉक के अंदर कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन जो फिक्स खर्चा है उसे हम कह देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब ध्यान से समझना, कई बार हमारे को ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है ये डायरेक्ट गिवन नहीं होता, तो इसके अंदर हम तीन कंपोनेंट को बच्चों जोड़ लेते हैं। वो तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। आपको पता होगा बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारा प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी चीजें खरीदनी पड़ती है, इसे हम कहते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। अगला है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, यानी कि रहने के लिए जो मकान खरीदा, रहने के लिए जो फ्लैट खरीदा, उसकी इन्वेस्टमेंट यहां पर काउंट की जाती है। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, आपको पता होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत सारे हॉस्पिटल, बैंक, कॉलेज, स्कूल, ये सारी चीजें बनवाती हैं, ब्रिज बनवाती है, रोड बनवाती हैं, तो ये सारा जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए कि यहां पर जो प्रोड्यूसर सेक्टर है इसमें हम सिर्फ प्राइवेट कंपनियों की, प्राइवेट फर्मों, प्राइवेट कारखानों की बात नहीं कर रहे, बल्कि गवर्नमेंट की भी जो फैक्ट्रियां, कारखाने और कंपनियां होती हैं वो भी यहां पर शामिल की जाती है। यानी प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों शामिल किए जाते हैं। तो अब आपको ये तीसरा सेक्टर भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चौथा सेक्टर समझाता हूं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ये सेक्टर क्या है? मैंने बताया था आपको शुरू में ही, हमारे देश के जो लोग हैं वो बाहर जाकर बहुत सारा खर्चा करते हैं, और बाहर के भी लोग हैं हमारे देश में आकर बहुत सारा खर्चा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, नेट खर्चा निकाल लेते हैं। हमारे देश के लोगों ने भी खर्चा करा, हमने भी खर्चा करा, हम जो खर्चा जितना भी बाहर जाकर हम जितना भी खर्चा करते हैं, यानी कि वो इंपोर्ट के ऊपर खर्चा, यानी बाहर के गुड्स और सर्विसेज जब हम मंगवाते हैं और हम उस पर खर्चा करते हैं उसे कहते हैं हम इंपोर्ट। और बाहर वाले जब हमारे देश का गुड्स और सर्विसेज मंगवाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। तो हम क्या करते हैं, नेट एक्सपोर्ट निकाल लेते हैं। हमने इंपोर्ट भी करा, एक्सपोर्ट भी हुआ, तो हम इसका नेट खर्चा निकाल लेते हैं। और इन चारों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे देश का क्या पता चल जाता है, जीडीपी एमपी। याद रखना, अभी अब हमारे को नेशनल इनकम पता नहीं चला, हमारे को क्या पता चला, जीडीपी एट एमपी। तो कोई भी हमसे पूछता है एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो हम निकालेंगे जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए चार कंपोनेंट प्लस किए जाते हैं। पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और चौथा नेट एक्सपोर्ट। तो इन चारों को जोड़ने से क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी। हम इनको चेंज करके जो भी हमसे पूछा गया, नेशनल इनकम पूछा गया, डोमेस्टिक इनकम पूछा गया, जो भी हमसे पूछा जाएगा हम इसको चेंज करके आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। बच्चों मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड का जितना भी कंसेप्ट था वो आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। इस पूरे कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आइए जरा कुछ एग्जांपल्स हम इसके सोल्व करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जैसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो ये जितना भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो और भी मजबूत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट के अंदर कहता है कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NNP एट FC। ये मैंने आपको बेसिक क्लास के अंदर भी समझाया था। बेसिक क्लास नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर पहले आप वो अच्छी तरीके से देखिए। तो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट है, NFIA दिया है, NIT दिया है, सब्सिडी है, चेंज इन स्टॉक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है NNP एट FC यानी कि नेशनल इनकम। लेकिन मैंने आपको जो भी कंपोनेंट यहाँ पे लिखवाए हैं वो सारे कंपोनेंट किसके दिए हुए हैं, जीडीपी एट एमपी। यानी कि सबसे पहला स्टेप हमारे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी। देन हमसे जो भी पूछा गया हम उसको चेंज करके आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए जरा सॉल्यूशन करता हूं। सबसे पहले मैं निकालता हूं जीडीपी एट एमपी। तो बच्चों जीडीपी एट एमपी का पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूं। फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी शॉर्ट फॉर्म में बनता है PFCE। ठीक है जी, प्लस कर लूंगा इसके अंदर क्या, GFC यानी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFCE। इसके अंदर फिर मैं प्लस करूंगा क्या, GDCF यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF। और इसके अंदर प्लस में क्या करूंगा, नेट एक्सपोर्ट यानी कि X-M। तो ये हमने क्या कर लिया फॉर्मूला। तो मैंने चारों कंपोनेंट लिख लिए जिनकी वैल्यू दी हुई है। मैं उसको देख के एक बार ऊपर से नोट कर लेता हूं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। ये रहा सेकंड नंबर का कंपोनेंट लिखा हुआ है।
3500 का। अगर हमारे को ये गिवन ना होता तब हम ये नीचे की चीज़ें कंसीडर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल यही मिल गया तो मुझे नीचे देखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हम GFC यानी कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमारे को कितना गिवन है 4000। उसके बाद है हमारा GDCF का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ढूंढ लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यानी तीनों ही कंपोनेंट मेरे को बैक टू बैक सीधे सीधे मिल गए, इसलिए मुझे इनके नीचे के कंपोनेंट्स देखने की जरूरत नहीं है। अगले नंबर पे हमारा नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट भी हमारा गिवन है कितना 500। तो इसको हम एक बार जोड़ लेते हैं, ये कितना आ रहा है, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये आ रहा है 9100। ये हमने GDP एट MP की कैलकुलेशन करी है। अब इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को हम कहते हैं NNP एट FC। तो NNP एट FC निकालना है, किसकी मदद से निकालना है, GDP एट MP। तो सबसे पहले लिखना होगा GDP एट MP को। अब हम चेंज कर लेंगे, G से N जाना है यानी कि ग्रॉस से नेट जाना है, तो माइनस करते हैं डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस करते हैं NFIA। ठीक है जी, P से P हमारा क्या हो गया कैंसिल, MP से FC जाना है तो माइनस करते हैं हम NIT। ठीक है, माइनस लिखा हुआ है NIT। तो GDP एट MP की वैल्यू कितना है 9100 माइनस डेप्रीशिएशन चेक कर लो कितना दिया हुआ है। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसी को हम डेप्रीशिएशन भी कहते हैं। इट इज -120 प्लस NFIA की वैल्यू दी हुई है हमारी 100 माइनस NIT की वैल्यू दी हुई है हमारी 300। तो इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, ये आ रहा है हमारा 8790 और ये जितने भी अमाउंट थे करोड़ में थे, तो जो हमारा आंसर आया है वो भी करोड़ के अंदर आया है। तो ये मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड का एक एग्जांपल सोल्व करवाया है। एक और एग्जांपल मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। तो एक एग्जांपल समझ लिया, दूसरा एग्जांपल भी समझ लेते हैं हम। तो दूसरे एग्जांपल के अंदर हमारे को कह रहा है कि कैलकुलेट NDP एट FC। तो स्टिल हमारे को जो निकालना है इसमें NDP एट FC निकालना है, लेकिन सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, GDP एट MP कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसे हम चेंज कर लेंगे। तो कंपोनेंट पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, एक्सपोर्ट की वैल्यू, इंपोर्ट है, डेप्रीशिएशन है, डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, फैक्टर इनकम टू एब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, नेट करंट ट्रांसफर टू एब्रोड। तो कई बार हमारे को ऐसे कंपोनेंट भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं जिसका हमारे को कोई यूज नहीं होता। तो ऐसे कंपोनेंट अगर हमारे को क्वेश्चन के अंदर दिखते हैं तो हमें उसे क्या कर देना है, इग्नोर करना है। तो निकालना है क्वेश्चन में NDP एट FC, लेकिन सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे, GDP एट MP। तो आइए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में कैलकुलेट करेंगे GDP एट MP। तो GDP एट MP का फॉर्मूला क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस करना था इसमें नेट एक्सपोर्ट, तो यानी कि X माइनस M। तो ये चार चीजें हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, GDP एट MP। आइए कंपोनेंट्स ढूंढते हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सबसे ऊपर हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 8000। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000। उसके बाद हमारे को जोड़ना है क्या चीज, GDCF यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आइए ढूंढते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स, ये तो फिक्स दिया हुआ है यानी कि ये हमारे को ये वाला गिवन नहीं है, ये वाली चीज गिवन है। तो आइए पहले हम ढूंढते हैं क्वेश्चन में सही से, अगर ये हमारे को मिल जाता है तो हम इन दोनों को इग्नोर कर देंगे। तो ढूंढते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं मिला, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे को क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं मिलता तो हम फिर दो चीजों को फाइंड आउट करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा हम ढूंढेंगे चेंज इन स्टॉक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमारे को मिल गया 500। इसमें एक चीज और भी जोड़नी पड़ेगी, वो क्या जोड़नी है, चेंज इन स्टॉक। तो देखो ये मिल गया हमारे को चेंज इन स्टॉक 100 और प्लस करना है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट की वैल्यू दी हुई है 70 माइनस इंपोर्ट की वैल्यू हमारे को दी हुई है 120। तो 70 माइनस 120, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं एक बार। ये सोल्व करके आ रहा है हमारा 9550। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, ये हमने अभी निकाली है GDP एट MP। तो अभी हमारे को क्वेश्चन में निकालना है NDP एट FC। आइए NDP एट FC की कैलकुलेशन करते हैं, NDP FC। तो NDP एट FC निकालना है किसकी मदद से, GDP एट MP। बेसिक क्लास के अंदर चेंज करवाना सिखाया था। सबसे पहले यही लिखेंगे, GDP एट MP लिखेंगे, चेंज कर लेते हैं, ग्रॉस से नेट जाना है, माइनस कर देते हैं डेप्रीशिएशन,
डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कैंसिल हो गया, पी से पी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल, एमपी से एफसी जाना है तो एमपी बड़ा होता है, एफसी छोटा, माइनस कर देंगे हम लोग इसमें एनआईटी। ठीक है जी, तो एमपी से एफसी जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस एनआईटी। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, माइनस है आपका डेप्रीशिएशन। वैल्यू लिख देते हैं, जीडी पेट एमपी की वैल्यू हमारे को दिया हुआ है 9550 माइनस डेप्रीशिएशन की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, ये रहा डेप्रीशिएशन 60 माइनस एनआईटी चेक कर लेते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन के अंदर। ये हमारे को इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, यह आएगा 700 माइनस 50 सब्सिडी का। इसे हम सोल्व कर लेते हैं तो ये आ रहा है हमारा 8840। ये सारे अमाउंट करोड़ में थे तो इसलिए जो हमारे आंसर आए हैं वो भी किस में आएंगे, करोड़ में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड था वो मैंने आपको समझा दिया, पूरा बेसिक भी समझाया और 2 एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी आपको समझा दिए। तो आई होप आपको पूरा जो आज की वीडियो है वो पूरी समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।